भैया हो दूसरा वाला लाउड है। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं सभी लोग चुस्त दुरुस्त और मस्त होंगे। थोड़ी सी एरर थी, इस कारण से फिर से आपको क्लास प्रोवाइड कराई जा रही है। बोलो भाई, समझ में आ रही है बात? कोई दिक्कत, किसी प्रकार की समस्या तो नहीं होनी चाहिए। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा कर प्रत्यक्ष कर है। निम्नलिखित में से कौन सा कर माने कौन सा टैक्स डायरेक्ट टैक्स है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। पहला ऑप्शन है केंद्रीय उत्पाद शुल्क, दूसरा है सेवा कर, तीसरा है सीमा शुल्क और चौथा है निगम कर। तो सभी लोग एक बार क्वेश्चन को पढ़ें और उसके बाद आंसर करें। जल्दी बताओ भाई, निम्नलिखित में से कौन सा कर प्रत्यक्ष कर है। तो सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए निगम कर जो है वो आपका कैसा कर है, प्रत्यक्ष कर है। क्या है? निगम कर आपका प्रत्यक्ष कर है। बाकी जितने भी हैं ये तीन के तीनों आपके कैसे कर हैं, तो ये आपके इनडायरेक्ट टैक्स है, मतलब अप्रत्यक्ष कर हैं। क्या है? अप्रत्यक्ष कर है। बोलो भाई, बात समझ में आ रही कि नहीं? बिल्कुल आनी चाहिए। तीनों आपके अप्रत्यक्ष कर हैं। क्या है भैया? अप्रत्यक्ष कर हैं। ठीक है, ये तीनों आपके अप्रत्यक्ष कर हैं, जबकि ये जो आपका दिखाई दे रहा है ये आपका प्रत्यक्ष कर है। ठीक है, आपको ये भी पता होना चाहिए। एक बात और ध्यान रखो, इस बात से ध्यान रखो, केंद्र सरकार को सर्वाधिक कर की प्राप्ति इसी कर से होती है, इसी कर से होती है। बोलो भाई, कोई समस्या नहीं? तो इस पॉइंट को आप लिख लेना कि केंद्र सरकार को सर्वाधिक कर की प्राप्ति किससे प्राप्त होती है। तो केंद्र सरकार को सबसे ज़्यादा जो प्राप्ति कर की प्राप्त होती है वो आपकी निगम कर से प्राप्त होती है। बोलो भाई, किसी प्रकार की समस्या नहीं? बहुत अच्छे। अब बात करते हैं मैट की। मैट हम लोग पढ़ेंगे, हेडिंग होगी MAT मैट। किसके बारे में भैया? मैट क्या होता है? अभी वैट पढ़ोगे, ठीक है। मैट मिनिमम अल्टरनेट टैक्स इसको बोलते हैं। मिनिमम अल्टरनेट टैक्स बोला जाता है इसको। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है मिनिमम अल्टरनेट टैक्स, इसे कहा जाता है। बोलो भाई, इसको बोलते हैं न्यूनतम वैकल्पिक कर। हिंदी में क्या बोलते हैं? न्यूनतम वैकल्पिक कर बोला जाता है। न्यूनतम वैकल्पिक कर इसको बोलते हैं, किसको? मैट को। ठीक है, मिनिमम अल्टरनेट टैक्स इसे बोला जाता है। इसको आप लिख लेना, इससे बहुत अच्छा क्वेश्चन एक बन के आता है। अगर पूछे कि यह सरकार द्वारा कब कर लगाया गया, तो आप लिखोगे इस कर को सरकार द्वारा, किसके द्वारा? सरकार द्वारा 1997, डेट याद रखना, सन 1997 में उन कंपनियों पर लगाया गया, उन कंपनियों पर लगाया गया जो जीरो कर की श्रेणी में शामिल थी, जो जीरो कर माने टैक्स की श्रेणी में शामिल थी, की श्रेणी में शामिल थी। देखो, इससे 2-3 क्वेश्चन बन के आएंगे, इससे 2-3 क्वेश्चन आपके बन के आएंगे कि मैट क्या होता है या कब लागू किया गया भारत सरकार द्वारा। तो मैट को मिनिमम अल्टरनेट टैक्स बोलते हैं, जिसको बोलते हैं न्यूनतम वैकल्पिक कर बोला जाता है। इस कर को सरकार द्वारा 1997 में
उन कंपनियों पर लगाया गया जो जीरो कर की श्रेणी में आती थी। किसमें? जीरो कर की श्रेणी में आती थी, उन कंपनियों पर ये आरोपित किया गया था। वर्तमान में मैट 18%। अगर आपसे पूछे तो आप ध्यान रखना, वर्तमान में मैट 18.5%, क्या 18.5% आरोपित किया गया है, आरोपित किया गया है। आपसे पूछे कि वर्तमान समय में मैट कितने % लागू किया गया है, तो आप बताओगे जिस कंपनी पर 0% का श्रेणी में आती थी उस पर कितने % लगाया गया है, तो 18.5% आरोपित किया गया है। किसके? मैट को लेकर। ठीक है, मैट को लेकर आरोपित किया गया। यह कर कभी कभी निगम कर के बराबर या अधिक नहीं हो सकता है, इस बात को ध्यान रखना। यह कर कभी भी, इस पॉइंट को ध्यान रखना। नोट करके चाहो तो लिख लो, नोट में आप लिख सकते हो, नोट में लिख सकते हो, यह कर कभी भी निगम कर से अधिक या उसके बराबर नहीं हो सकता है, उसके बराबर नहीं हो सकता है। यह कर निगम कर से अधिक या उसके बराबर नहीं हो सकता है, बराबर नहीं लगाया जा सकता है, ये कह सकते हो, लगाया जा सकता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। अब इसका मतलब क्या है भैया? इसका मतलब ये है कि जो मैट है आपका, न्यूनतम वैकल्पिक कर जो है, उसको निगम कर से अधिक, माने किसी भी कंपनी पर निगम कर से अधिक या उसके बराबर नहीं लगाया जा सकता, अर्थात इसका जो कर टैक्स होगा वो निगम कर से कम होगा। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, मान लो निगम कर 30% है तो इसको चाहे 29.5 किया जाए, लेकिन ये 30% नहीं हो सकता, अर्थात ये जो कर है ये निगम कर के बराबर नहीं हो सकता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, ये जो कर है निगम कर के बराबर नहीं हो सकता है। एक है, अब अगला है आयकर क्या होता है? इनकम टैक्स। एक शब्द है आयकर क्या होता है, इसको बोलते हैं इनकम टैक्स। क्या बोलते हैं? इनकम टैक्स। अब इनकम टैक्स के बारे में आपको पता होना चाहिए कि इसको एज को लेके अलग अलग एज पे अलग अलग इनकम टैक्स का रेट लगता है। ठीक है, अलग अलग एज के लोगों पे अलग अलग लगता है। अगर बात किया जाए तो यह केंद्र सरकार द्वारा आरोपित किया जाता, क्या आयकर क्या है? यह केंद्र सरकार द्वारा, यह केंद्र सरकार द्वारा आरोपित किया जाता है। किसके द्वारा आरोपित किया जाता है? केंद्र सरकार द्वारा। यह केंद्र सरकार द्वारा आरोपित किया जाता, आरोपित का मतलब होता है यहाँ पे लगाया जाता है। अगर आपसे पूछे कि आयकर किसके द्वारा आरोपित किया जाता है, राज्य सरकार के द्वारा कि केंद्र सरकार के द्वारा, तो आप ये बताएंगे कि जो आयकर होता है ये केंद्र सरकार के द्वारा कंपनियों पे या लोगों पे आरोपित किया जाता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। वर्तमान में आयकर अधिनियम 1980 द्वारा निर्मित किया गया था। यह 1900 क्या बोलते भाई, यह 1931 आयकर अधिनियम द्वारा, आयकर अधिनियम द्वारा क्या किया गया था? नियमित किया गया था, नियमित किया गया था। ठीक है,
इस बात को ध्यान रखना कि यह केंद्र सरकार द्वारा आरोपित किया जाता है। यह 1931 में आयकर अधिनियम द्वारा नियमित किया गया था। 1931 में आयकर अधिनियम द्वारा नियमित किया गया था। आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80C, थोड़ा सा ध्यान देना, आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80C के तहत 80C के तहत सी के तहत लोगों को आयकर से राहत प्रदान की जाती थी। लोगों को आयकर से राहत प्रदान की जाती थी। ठीक है, आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80C के तहत लोगों को आयकर से राहत प्रदान की जाती थी। बताओ भाई, कोई इतने में समस्या नहीं। वर्तमान में आयकर इस प्रकार आरोपित किया जाता है। एक पॉइंट और ध्यान रखना, वर्तमान में आयकर इस प्रकार आरोपित किया जाता है। अब किस प्रकार आरोपित किया जाता है इसको ध्यान देंगे। ठीक है, इसमें एज बाउंडेशन होता है। जैसे सामान्य व्यक्ति के लिए, पहला पॉइंट है सामान्य व्यक्ति के लिए, पहला है सामान्य व्यक्ति के लिए, माने किस व्यक्ति पर कितना लगता है, सामान्य व्यक्ति के लिए। अब सामान्य व्यक्ति में स्त्री और पुरुष दोनों आते हैं। ठीक है, इसमें कौन कौन आएगा, स्त्री और पुरुष दोनों होंगे। सामान्य व्यक्ति के लिए स्त्री और पुरुष की बात किया जाए तो 0 रुपये से 25,000 तक, रुपये 0 से 25,000 रुपये तक कितने परसेंट होता है रेट, तो आप कहोगे 0% होता है इसमें। अगर आपसे पूछे तो यहाँ पे कर की दर लिख सकते हो, कर की दर लिख सकते हो। ठीक है, कर की दर लिख सकते हो। तो इस पे कितने लगेगी, तो आप कहोगे इस पर कोई आयकर नहीं होगा। माने अगर आप 0 से 25,000 रुपये तक में हो तो आप पे जो कर की परसेंटेज है वो कितनी होगी, 0% होगी। अगर 25,000 से 50,000 तक की श्रेणी में आते हो, 25,000 से 50,000 तक की श्रेणी में आते हो तो कितना लगेगा, तो आप कहोगे सर 10% लगेगा। वार्षिक होता है, कितना लगेगा, 10,000। अगर 50,000 से 50,000 से 10 लाख तक, 10 लाख तक हो तो इस पे कितना परसेंटेज लगेगा, तो आप कहोगे सर इस पे 20% की दर लगेगी। कितने, 20% के। अगर 10 लाख से ऊपर है, क्या है, 10 लाख से ऊपर है तो इस पर टैक्स कितना लगेगा, तो आप कहोगे सर 30% लगेगा। कितना लगेगा, 30% लगेगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80C के तहत लोगों को आयकर से राहत प्रदान की जाती है। वर्तमान में आयकर इस प्रकार आरोपित किया जाता है। किस प्रकार आरोपित किया जाता है, अगर पहली टर्म्स देखें तो सामान्य व्यक्ति के लिए चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, कर की दर कितने परसेंट होगी, अगर उसकी वार्षिक औसत क्या है, 25,000 रुपये से कम है तो 0%,
25,000 से 50,000 तक है तो 10%, 50,000 से 10 लाख 20%, और 10 लाख से ऊपर है तो 30% आरोपित किया जाता है। बोलो भाई, इतना समझ में आया? बिल्कुल। आगे बात करते हैं वरिष्ठ नागरिकों के लिए। अगला है वरिष्ठ नागरिकों के लिए। क्या है भैया? अगला है वरिष्ठ नागरिकों के लिए। अब वरिष्ठ नागरिक कौन आते हैं अभी देख लीजिएगा। वरिष्ठ नागरिकों के लिए वरिष्ठ नागरिकों के लिए क्या होगा? ठीक है, वरिष्ठ नागरिकों के लिए इस पे बात की जाएगी। अब वरिष्ठ नागरिक अगर बात करें तो 60 से 80 वर्ष के जो लोग होते हैं वे वरिष्ठ की श्रेणी में आते हैं। कितना? 60 से 80 वर्ष के बीच, 60 से 80 वर्ष वाले जो भी बुजुर्ग आते हैं वो इस श्रेणी में आते हैं। ठीक है, वरिष्ठ नागरिकों के लिए आयु कितनी निर्धारित की गई आयकर के लिए? तो आप बताओगे 60 से 80 वर्ष के बीच के लोगों को वरिष्ठ नागरिक की श्रेणी में रखा जाता है। अब वही बात फिर इसमें है कि 0 से 30,000 अगर बात करें तो यहाँ पे इनकम होगी माने आय, और यहाँ क्या होगी? कर की दर होगी। ठीक है, अगर 0 से 30,000 है, कितनी? 0 से 30,000 रुपये वार्षिक आय, तो इस पे जो कर की दर होगी वो 0% होगी। क्या होगी? 0 से, ये वरिष्ठ नागरिकों के लिए, लेकिन सामान्य के लिए 25,000 थी। ठीक है, यहाँ 0 से 30 वर्ष है। ठीक है, अगर बात करें 30,000 से 50,000, क्या बात करें? 30,000 से 50,000, 30,000 से 50,000 की अगर बात करें तो इस पे कितने परसेंट लगेगा? 10% लगेगा। 30,000 से 50,000 10%, 50,000 से 10 लाख, 50,000 से 10 लाख के बीच तो कितना लगेगा? तो भी इस पे आ जाएगा 20%। अगर बात करें 10 लाख से ऊपर, 10 लाख से ऊपर, तो वरिष्ठ नागरिकों के लिए कितना होगा? 30% लागू होगा। बात समझ रहे हो? वरिष्ठ नागरिकों के लिए ये किया जाएगा। अति वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक पॉइंट और आता है। अति वरिष्ठ नागरिकों के लिए अति वरिष्ठ नागरिकों के लिए। ठीक है, अति वरिष्ठ नागरिक किसमें आते हैं? जो जिनकी उम्र 80 वर्ष से ऊपर होती है। 80 वर्ष से ऊपर जिनकी आयु होती है वो किसमें आते हैं? अति वरिष्ठ नागरिकों में आते हैं। अब आप समझ गए होंगे, अगर आस पड़ोस में आपके कोई इतनी उम्र का है 80 वर्ष से ऊपर है तो वो अति वरिष्ठ नागरिकों के लिए होता है, माने वो वरिष्ठ नहीं अति वरिष्ठ नागरिक की श्रेणी में आते हैं। उसके लिए आयकर ने क्या कितने परसेंटेज को रख रखा है ये देखते हैं। तो अगर बात किया जाए 0 से 50 आय पे बात कर लें और कर की दर देख लें। क्या? कर की दर देख लिया जाए। ठीक है, 0 से 50,000 इस पे कितना होगा? तो आप कहोगे सर इस पे जो होगी वो 0% आयकर लगेगा। अगर 5 लाख से 10 लाख के बीच हो तो कितना परसेंट इस पे होगा? तो आप कहोगे सर 10% लगेगा। कितना लगेगा? 10%। और 10 लाख से ऊपर, सॉरी 10 नहीं, यहाँ पे 20 कर लो, 0 से तुरंत 20 और से ऊपर कितना परसेंटेज लगेगा? 30% लगेगा। ठीक है, ये आप बना लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी भी कहीं से ये पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये आपका रहा मैट के बारे में जानकारी। ठीक है,
अब पेपर में आता है कि भारत में आयकर का जन्मदाता किसे कहा जाता है? भारत में आयकर का जन्मदाता किसे कहा जाता है? क्वेश्चन है, भारत में आयकर का जन्मदाता, भारत में आयकर का जन्मदाता किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? भारत में आयकर का जन्मदाता किसे कहा जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बताओ भाई, भारत में आयकर का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो एक नाम सुना होगा आपने, जेम्स विल्सन को। किसको? जेम्स विल्सन को। ये नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जेम्स विल्सन को भारत में आयकर का जन्मदाता कहा जाता है। जेम्स विल्सन को भारत में आयकर का जन्मदाता कहा जाता है। अगला है बिक्री कर या व्यापार कर। अगला आपका है, अगली हेडिंग है बिक्री कर, बिक्री कर या व्यापार कर। ठीक है, या व्यापार कर। ठीक, अगला है बिक्री कर या व्यापार कर। भारत में आयकर का जन्मदाता जेम्स विल्सन को कहा जाता है। ये आप इकोनॉमिक्स के अगर आप उठा के देखेंगे, घटना चक्र वगैरह भी इसमें क्वेश्चन साफ साफ मिला है कि भारत में आयकर का जन्मदाता किसे कहा जाता है? जेम्स विल्सन को कहा जाता है। बिक्री कर, अब व्यापार कर पे बात करते हैं। बिक्री कर या व्यापार कर क्या होता है? तो भारत में बिक्री कर का आरोपण पहली बार 1938 में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भारत में पहली बार बिक्री कर या व्यापार कर, भारत में पहली बार बिक्री कर या व्यापार कर महाराष्ट्र राज्य में। महाराष्ट्र, कहाँ पे? महाराष्ट्र राज्य। ये अंडरलाइन कर लेना। महाराष्ट्र राज्य में 1938 में आरोपित किया गया था। महाराष्ट्र राज्य में 1938 में लगाया गया था। ये 2 पॉइंट आप याद रखिएगा, लगाया गया था। ठीक है। अगर पूछे कि भारत में पहली बार बिक्री या व्यापार कर कहाँ लगाया गया, तो भारत में पहली बार बिक्री कर या व्यापार कर महाराष्ट्र राज्य में कब लगाया गया? 1938 ईस्वी में लगाया गया था। राज्य सरकार को सर्वाधिक राजस्व की प्राप्ति बिक्री कर से होती है। बहुत अच्छा, इस पॉइंट को भी याद रखना, हमने पहले भी बताया था। राज्य सरकार को राजस्व की प्राप्ति, राजस्व की प्राप्ति सबसे अधिक बिक्री कर से प्राप्त होती है। सबसे अधिक बिक्री कर से प्राप्त होती है, कर से प्राप्त होती है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। ठीक है। जबकि हमने आपसे ये बताया था कि केंद्र सरकार को सबसे ज़्यादा टैक्स कहाँ से मिलता है, तो केंद्र सरकार को सबसे ज़्यादा टैक्स निगम कर से प्राप्त होता है। जबकि राज्य सरकार को सबसे अधिक टैक्स कहाँ से प्राप्त होता है? बिक्री कर से या व्यापार कर से प्राप्त होती है। इस बात को ध्यान रखना। बिक्री कर या व्यापार कर, भारत में पहली बार बिक्री कर या व्यापार कर महाराष्ट्र राज्य में लगाया गया था। ये भी पूछ सकता है कब लगाया गया था, तो आप बताएंगे 1938 ईस्वी में भारत के महाराष्ट्र राज्य में पहली बार बिक्री कर लगाया गया था। बताओ भाई, बोलो भाई। अब बात करते हैं वैट की। किसकी? वैट की बात करते हैं। अगला है वैट।
जैसे आपने अभी पढ़ा था मैट, वैसे आपको पढ़ना है वैट। ये क्या है? मूल्यवर्धन कर होता है, इसको बोलते हैं मूल्यवर्धन कर। क्या बोलते हैं? मूल्यवर्धन कर बोला जाता है। ठीक है, अब इससे ढेर सारे क्वेश्चन ये बनेंगे कि वैट सबसे पहले कहाँ लागू हुआ था, दुनिया के किस देश में सबसे पहले वैट लागू हुआ था, और भारत में ये कब लगाया गया, क्यों लगाया गया, ये सब बातें आपसे पूछेगा। तो आप लिख सकते हो केंद्र सरकार के द्वारा, इसके अंतर्गत क्या लिखेंगे? केंद्र सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा, है ना, केंद्र सरकार के द्वारा केंद्रीय उत्पाद शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं राज्य उत्पाद शुल्क एवं राज्य उत्पाद शुल्क एवं बिक्री कर को, एवं बिक्री कर को समायोजित, बिक्री कर को समायोजित करने के लिए, समायोजित करने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं राज्य उत्पाद शुल्क एवं बिक्री कर को समायोजित करने के लिए 2005 में वैट लागू किया गया था। वर्ष 2005 में भारत में वैट लागू हुआ था। पेपर में आपसे पूछा जाता है लागू हुआ था कि भारत में कब वैट लागू हुआ, तो आप बताएंगे सन 2005 में वैट लागू हुआ था। कब लागू हुआ था? सन 2005 में भारत में वैट लागू हुआ था। जबकि वैट सबसे पहले विश्व में कहाँ लगा? जबकि विश्व में सबसे पहले वैट कहाँ लागू हुआ? बताओ भाई। सबसे पहले वैट जर्मनी में, जर्मनी में 1918 में, जर्मनी में 1918 में जॉन सीमेंस के द्वारा, जॉन सीमेंस के द्वारा, जॉन सीमेंस के द्वारा टर्नओवर के नाम से लागू किया गया था। ध्यान देना, टर्न ओवर के नाम से लागू हुआ था, लागू हुआ था। ठीक है, वैट लागू हुआ था। जबकि विश्व में सबसे पहले वैट जर्मनी में 1918 जॉन सीमेंस के द्वारा टर्नओवर के नाम से लागू हुआ था। बहुत बढ़िया पॉइंट है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ये आपका वैट हो गया। जबकि भारत में वैट लागू करने वाला और भी पॉइंट आप याद रखेंगे, जबकि भारत में सबसे पहले वैट लागू करने वाला पहला राज्य हरियाणा था। जबकि भारत में सबसे पहले वैट लागू करने वाला राज्य, लागू करने वाला राज्य हरियाणा था।
कौन था भैया? हरियाणा था। ठीक है। अगर आपसे पूछे कि भारत में सबसे पहले वैट किस राज्य में लागू हुआ था, तो भारत में सबसे पहले वैट लागू करने वाला राज्य हरियाणा था। जबकि सबसे अंतिम राज्य जबकि 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 भारत का सबसे भारत में सबसे अंत में लागू करने वाला राज्य कौन था भाई? सबसे अंत में लागू करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश था। कौन था? लागू करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश था। उत्तर प्रदेश था। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। उत्तर प्रदेश में वैट अगर आपसे पूछे तो उत्तर प्रदेश में वैट 1 अप्रैल कब? 1 अप्रैल 2008 को लागू हुआ था। मेरी बात समझ पाए कि नहीं? बहुत बढ़िया पूछा गया। देखो दोबारा हम रिवीजन करते हैं इसका। वैट का मतलब है मूल्यवर्धन कर होता है। केंद्र सरकार के द्वारा केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं राज्य उत्पाद शुल्क एवं बिक्री कर को समायोजित करने के लिए वर्ष 2005 में भारत में वैट लागू हुआ था। जबकि पूरी दुनिया में जबकि विश्व में सबसे पहली बार वैट कहाँ लागू हुआ? तो विश्व में सबसे पहली बार वैट 1918 ईस्वी में जर्मनी में लगा था। कहाँ लगा था? जर्मनी में लगा था। कब लगा था? 1918 में लगाया गया था। किसके द्वारा लगाया गया था? तो जॉन सीमेंस के द्वारा। किस नाम से लगाया गया था? तो टर्नओवर के नाम से लागू किया गया था। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बच्चा। अगर आपसे पूछे कि विश्व में सबसे पहले वैट कब लागू हुआ, तो विश्व में सबसे पहले वैट 1918 ईस्वी में लागू हुआ था। पूछे किस देश में लागू हुआ था, तो आप बताएंगे जर्मनी में लागू हुआ था। किसने लागू किया था, तो आप कहोगे जॉन सीमेंस ने लागू किया था। जबकि भारत में पूछे कि सबसे पहले वैट कहां लागू हुआ, तो भारत में सबसे पहले हरियाणा में लागू हुआ। जबकि पूछे भारत में पहली बार कब लागू हुआ, तो भारत में पहली बार 2005 को लागू हुआ था। और भारत में सबसे पहले वैट लागू करने वाला राज्य कौन था? तो भारत में सबसे पहले वैट लागू करने वाला राज्य हरियाणा था। और पूछे भारत में सबसे अंत में वैट किस राज्य में लागू हुआ, तो भारत में सबसे अंत में राज्य कौन सा है जहां पे वैट लागू हुआ? आंसर आएगा उत्तर प्रदेश था। उत्तर प्रदेश में वैट कब लागू हुआ, तो उत्तर प्रदेश में 1 अप्रैल 2008 को वैट लागू हुआ था। बोलो भाई इतनी बात समझ में आई कि नहीं? जी बिल्कुल समझ में आई है ना। तो वैट के बारे में आपने पढ़ा। अगला है सेवा कर, सर्विस टैक्स। सेवा कर, सर्विस टैक्स। ठीक है, आप सबसे पहले ये बताओ सेवा कर कैसा कर है? अप्रत्यक्ष कर है कि प्रत्यक्ष कर? माने डायरेक्ट टैक्स है कि इनडायरेक्ट? तो आप कहोगे सर सेवा कर इनडायरेक्ट टैक्स होता है। कैसा है? इनडायरेक्ट टैक्स होता है। बहुत बढ़िया। भारत में सेवा कर का आरोपण, ध्यान देना, भारत में सेवा कर का आरोपण माने कब लागू हुआ? तो भारत में सेवा कर का आरोपण संविधान के 28वें संविधान के 88वें है ना, 88वें संविधान संशोधन के तहत 28वें संविधान संशोधन के तहत संविधान संशोधन के तहत संविधान संशोधन के तहत 1995 में लागू किया गया था।
1995 में लागू किया गया था, लागू किया गया था। ठीक है, इस पॉइंट को ध्यान रखना कि भारत में सेवा कर कब लागू हुआ। तो भारत में सेवा कर 1995 में किस संविधान संशोधन के तहत, तो 88वें संविधान संशोधन के तहत भारत में सेवा कर लागू हुआ था। वर्तमान में सेवा कर के दायरे में 119 वस्तुओं को शामिल किया गया है। वर्तमान में, इस पॉइंट को भी ध्यान रखना, वर्तमान में सेवा कर के दायरे में, सेवा कर के दायरे में 119 वस्तुओं को शामिल किया गया है। वर्तमान में सेवा कर के दायरे में 119 वस्तुओं को शामिल किया गया है। कितनी वस्तुओं को? 119 वस्तुओं को शामिल किया गया है। बोलो भाई, कोई दिक्कत नहीं। वर्तमान में सेवा कर के दायरे में 119 वस्तुओं को शामिल किया गया है और ये सब हमारे भारत में कब लागू हुआ? तो 1995 में 88वें संविधान संशोधन के तहत लागू किया गया था। वर्तमान में सेवा कर की नकारात्मक सूची में 19 वस्तुओं को शामिल किया गया है। वर्तमान समय में सेवा कर की नकारात्मक वस्तुओं में 19 वस्तुओं को शामिल किया गया है। वस्तुओं को शामिल किया गया है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ये आपका कैसा था? ये आपका सेवा कर था। ठीक है, अगला है एग्रीकल्चर टैक्स। अगला है कृषि कर। कृषि कर, ठीक है, इसको बोलते हैं एग्रीकल्चर टैक्स। इसको क्या बोलते भाई? एग्रीकल्चर टैक्स बोला जाता है। बोलो, बात सही है कि नहीं? अब एग्रीकल्चर टैक्स में क्या देखेंगे? एग्रीकल्चर टैक्स कब लगा भारत में, कैसे लागू हुआ? तो भारत में कृषि कर का आरोपण क्या है? भारत में कृषि कर का आरोपण पहली बार 1938 ईस्वी में, 1938 में, 1938 ईस्वी में बिहार राज्य में किया गया था। कहाँ भैया? इस पॉइंट को ध्यान रखना, बिहार राज्य में किया गया था। 1938 में बिहार राज्य में किया गया था। भारत में कृषि कर का आरोपण पहली बार 1938 ईस्वी में बिहार राज्य में किया गया था। तो पूछे भारत में पहली बार कृषि कर का आरोपण किस राज्य में लगाया गया था? तो भारत में पहली बार कृषि कर का आरोपण बिहार राज्य में लागू किया गया था। ठीक है, जबकि सेवा कर में अगर बात करें तो 1955 ईस्वी में लगाया गया था, जबकि कृषि कर की बात किया जाए तो 1938 में लगा था, जबकि वैट की बात किया जाए तो 2005 में लगा था। सबसे अंत में 2005 में सबसे अंत में लगने वाला, माने किस राज्य में वैट लागू किया गया था? तो उत्तर प्रदेश में लागू किया गया था। कब? 1 अप्रैल 2008 ईस्वी को लागू किया गया था। ठीक है, इसलिए इस कर को राज्य सरकार द्वारा आरोपित किया जाता है। इसलिए इस कर को
इस कर को राज्य सरकार द्वारा आरोपित किया जाता है। आरोपित मतलब लगाना, आरोपित किया जाता है। तो आपसे पूछे कि कृषि कर कैसा कर है, राज्य स्तर का कर है या केंद्र सरकार का कर है, तो आप बताओगे कृषि कर कैसा कर है। कृषि कर आपका राज्य स्तर का कर होता, माने राज्य सरकार इस पे आरोपित करती है। ठीक है, बताओ भाई, कोई दिक्कत नहीं। एक बार रिवीजन करते हैं फिर से। कहां से आज क्लास हमारी स्टार्ट हुई है, देखते हैं भाई। यहां से स्टार्ट किए थे हम लोग, है ना, कि निम्नलिखित में से कौन सा कर प्रत्यक्ष कर है। तो आप लोगों ने बताया कि सर निगम कर जो है वो प्रत्यक्ष कर है, जबकि सीमा शुल्क, सेवा कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क ये सब आपके जो हैं अप्रत्यक्ष कर हैं। निगम कर कौन लगाता है? निगम कर केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है। और एक बात, केंद्र सरकार को सर्वाधिक कर की प्राप्ति कहां से प्राप्त होती है? तो आप सभी लोगों ने बताया था कि केंद्र सरकार को सर्वाधिक प्राप्ति जो होती है वो आपकी कर की निगम कर से होती है। अगला था मैट, क्या होता है? मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स होता है। मिनिमम अल्टरनेट टैक्स होता है, न्यूनतम वैकल्पिक कर होता है। इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि इस कर को कर को सरकार द्वारा 1997 में उन कंपनियों पर लगाया गया जो जीरो कर की श्रेणी या जीरो टैक्स की श्रेणी में आती थी। वर्तमान में मैट 18.5% आरोपित किया जाता है। उसके बाद यह कभी भी, इस पॉइंट को याद रखना, नोट जो लिखा हुआ इसको ध्यान रखना, यह कभी भी निगम कर से अधिक या उसके बराबर नहीं हो सकता। कहने का मतलब यह है कि जो वैट है इसकी वैल्यू, जो इसका जो टैक्स होगा वो किससे कम रहेगा? ये हमेशा निगम कर से कम ही लगाया जाएगा। आगे बात करते हैं आयकर की, जिसको बोलते हैं इनकम टैक्स। यह केंद्र सरकार द्वारा आरोपित किया जाता है। आपसे पूछे आयकर किसके द्वारा लगाया जाता है, तो यह केंद्र सरकार के द्वारा आरोपित किया जाता है। इसे 1931 में आयकर अधिनियम द्वारा अधिनियमित या नियमित किया गया था। आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80C के तहत लोगों को आयकर से राहत प्रदान की जाती है। वर्तमान में आयकर इस प्रकार आरोपित किया जाता, हमने आपको बताया था, सामान्य व्यक्ति के लिए माने स्त्री और पुरुष की जो होती है उसमें ₹0 से 25,000 रुपए तक में 0% का टैक्स लगता है। उसके बाद 25,000 से 50,000 के बीच 10% होता है, 50,000 से 10 लाख के बीच 20% होता है, और 10 लाख से ऊपर होगा तो 30% वार्षिक होता है। बोलो इतनी बातें हो गई थी कि नहीं? उसके बाद हम लोगों ने बात किया था वरिष्ठ नागरिकों के लिए। वरिष्ठ, सबसे पहले तो ये जानो कि वरिष्ठ नागरिक किसे कहा जाता है? जिनकी उम्र 60 से 80 वर्ष के बीच होती है ना। 60 से 80 वर्ष के बीच जो होते हैं वो वरिष्ठ नागरिक होते हैं। इनकी आय 0 से 30,000, इस पे कर की दर जो होगी 0% होगी। 30,000 से 50,000 के बीच 10% होगी। 50,000 से 10 लाख के बीच 20% होती है, और 10 लाख से ऊपर जो होता है वो 30% होता है। आगे बात करते हैं अति वरिष्ठ नागरिकों के बारे में। वरिष्ठ आपने पढ़ा। अति वरिष्ठ नागरिकों के लिए अति वरिष्ठ नागरिक वे होते हैं जिनकी उम्र 80 वर्ष से ऊपर होती है। एक आय है, एक कर की दर है। 0 से 50,000 के बीच 0% होता है, 50,000 से 10 लाख के बीच 20% होता है, और 10 लाख से ऊपर की अगर बात करें तो कितना होता है? 30% होता है। उसके बाद बात की जाए भारत में आयकर का जन्मदाता किसे कहा जाता है? इस पॉइंट को याद रखना। भारत में आयकर का जन्मदाता कहते हैं जेम्स विल्सन साहब को कहा जाता है। बिक्री कर या व्यापार कर क्या होता है? भारत में पहली बार बिक्री या व्यापार कर महाराष्ट्र राज्य में 1938 में लगाया गया था। भारत में पहली बार बिक्री कर या व्यापार कर कहाँ लगाया गया था? तो महाराष्ट्र में लगाया गया था। कब लगाया गया था? 1938 में शुरू किया गया था। राज्य सरकार को राजस्व की प्राप्ति सबसे अधिक बिक्री कर से ही प्राप्त होती है। जैसे आपने केंद्र सरकार के बारे में पढ़ा था कि निगम कर से प्राप्त होती है, वैसे यहाँ पे जो बिक्री कर से है, यहाँ पे राजस्व की सबसे ज्यादा प्राप्ति बिक्री कर से होती है। बोलो भाई। आगे बात करें वैट की। मूल्यवर्धन कर होता केंद्र सरकार के द्वारा केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं राज्य उत्पाद शुल्क एवं बिक्री कर को समायोजित करने के लिए 2005 में भारत में वैट लागू हुआ था। जबकि विश्व में सबसे पहले वैट जर्मनी में 1918 ईस्वी में जॉन सीमेंस
सीमेंस, है ना। जबकि भारत दुनिया में सबसे पहले वैट 1918 ईस्वी में जर्मनी में जॉन सीमेंस के द्वारा टर्नओवर के नाम से लगाया गया था। किस नाम से? टर्नओवर के नाम से लगाया गया था, लागू किया गया था। आगे बात करें, जबकि भारत में सबसे पहले वैट लागू करने वाला राज्य हरियाणा था। इस बात को ध्यान रखना कि भारत में सबसे पहले वैट कहां लागू हुआ था, तो हरियाणा में। जबकि भारत में सबसे अंत में वैट लागू करने वाला राज्य कौन है, तो उत्तर प्रदेश में सबसे अंत में वैट लागू हुआ था। अब आपसे पूछा जाता है उत्तर प्रदेश में वैट कब लागू हुआ, तो 1 अप्रैल 2008 को उत्तर प्रदेश में वैट लागू हुआ था। जबकि भारत में वैट कब लागू हुआ था, तो भारत में वैट 2005 में लागू हुआ था। बात करते हैं सेवा कर क्या होती, सर्विस टैक्स। भारत में सेवा कर का आरोपण संविधान के 88वें संविधान संशोधन के तहत 1995 से मिड डे मील भी याद रखना, 1995 में लागू किया गया था। वर्तमान में सेवा कर के दायरे में 119 वस्तुओं को शामिल किया गया है। आगे बात करते हैं कृषि कर, एग्रीकल्चर टैक्स। भारत में कृषि कर का आरोपण पहली बार 1938 में, ध्यान देना, भारत में पहली बार कृषि कर का आरोपण पहली बार 1938 में बिहार राज्य में किया गया था। कहां? बिहार राज्य में किया गया था। इसीलिए इस कर को राज्य सरकार द्वारा आरोपित किया जाता है। तो आपसे पूछे कृषि कर कैसा है, तो आप कहोगे कृषि कर आपका कैसा है, कृषि कर एक राज्य सरकार द्वारा लगाया गया कर होता है। बोलो भाई, कोई दिक्कत, किसी प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखा जाएगा। क्यों, बहुत पढ़ा दिया गया क्या? आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी बातें अगले दिन होंगी। ठीक है, तो थैंक यू क्लास, जय हिंद साथियों।